नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत है। और आज हम लोग यूपी बोर्ड का फेवरेट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, किरचॉफ का नियम। ठीक है। और अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो वीडियो को पूरा देखना, टॉपिक को पूरा क्लियर करके ही जाना। और वीडियो अगर अच्छी लगती है, समझ में आ जाता है आपको, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या अपने किरचॉफ का नियम। तो उसको समझेंगे कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो शुरुआत अगर करेंगे किरचॉफ के नियम से, तो उससे पहले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या कि ओम के नियम क्या होता है। ओम के नियम क्या होता है, V = IR होता था। अगर कहीं ओम के नियम का क्या मतलब है, तो अगर कहा जाए बेसिक से कि ओम के नियम से हम लोग किसी भी परिपथ में क्या चीज़ धारा और विभवांतर और प्रतिरोध को बता सकते हैं कि धारा कितनी है, विभवांतर कितना है, प्रतिरोध कितना है किसी भी परिपथ में। ठीक है ना। तो ये जो यानी कि जो किरचॉफ के नियम है, ये भी क्या करता है, ये धारा और विभवांतर को ही बताता है किसी भी परिपथ में। ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये जो ओम के नियम होता है, ये जो फार्मूला बनता है, इसमें हम छोटे छोटे परिपथ के बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई परिपथ आ जाए जो बड़ा परिपथ हो और जटिल परिपथ आ जाए, ठीक ना, वहाँ पर बहुत सारी धाराएं आ जाएं और बहुत सारे विभवांतर आ जाए, बहुत सारी वहाँ पर बैटरी अगर लगा दी जाए, तब उसमें हम विभवांतर को और या फिर धारा को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए क्या नियम दिया गया था, किरचॉफ का नियम आया था। ठीक है ना। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है, देखो किरचॉफ का नियम क्या होता है। अगर एक परिपथ हो, क्या हो, अगर आपका एक परिपथ हो, एक परिपथ हो आपके पास, ठीक है ना, जिसमें क्या हो, बहुत सारी धाराएं इधर से आ रही हो कोई, ठीक है, कोई धारा इधर से आ रही हो, कोई धारा फिर इधर से जा रही हो, फिर कोई धारा इधर से आ रही हो, फिर इधर से निकल जा रही हो। ठीक है। कोई धारा इधर से आ रही हो, देखो यहाँ पर क्या हो रही, धारा को जाए, कोई धारा अगर इधर से आ रही हो, ठीक ना, कोई धारा इधर से निकल जाए। बात समझिए यहाँ पर, जैसे कोई धारा इधर से आ रही है, कोई धारा इधर से आ रही है, कोई धारा इधर से आ रही है, उसके बाद यहाँ पर आके मिली है, मिलने के बाद क्या वो यहाँ से धारा निकल चुकी है, फिर यहाँ से धारा निकल चुकी है। बात समझ में आ रही है। तो करेंगे मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर बहुत सारी धाराएं होंगी, बहुत सारे परिपथ होंगे, धारा चलने के लिए बहुत सारे परिपथ होंगे, तो बात ये होगी ना कि वहाँ पर धारा इधर से उधर आया जाया करेंगी। तो कहीं कोई जगह पॉइंट ऐसा होगा कि जहाँ पर धारा एक जगह की मिलती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। इसीलिए इसको संधि का नियम भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस संधि पे आके मिलती हैं, तो संधि पे आके मिलने के बाद जो धारा होती हैं, जो धारा आई होती है, उसका मान कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए बताया गया है कि जैसे कि मानते हैं कि यहाँ से धारा I1 आई है, इधर से धारा I2 आई है, इधर से धारा I3 आई है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से धारा इधर से निकल के गई है ना, तो एक धारा इधर से निकल के मानते हैं कौन सी धारा, I4, इसका मानते हैं क्या, I5 मानते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बिंदु या फिर एक संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग, यानी कि यहाँ पर जितनी धाराएं यहाँ पर आ रही हैं उनका क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। यानी कि I1, I2 और I3 आ रही है ना, तो I1 + I2 + I3, ठीक है ना, ये सारी धाराएं आ रही हैं। अब आ रही है मतलब क्या है कि इन सभी आने वाली समस्त धाराओं का योग, आने वाली समस्त धाराओं का योग कर लो। उसके बाद जाने वाली कौन सा जा रही है, I4 जा रही है और I5 जा रही है। जाने वाली समस्त धाराओं का योग कर लो, यानी कि I4 जा रही है और I5 जा रही है। इन आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब ये बस आपका पहला नियम बन जाता है। बड़ा आसान सा नियम है। क्या होता है कि किसी भी संधि या फिर बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का योग, कौन सी धारा आ रही है, I1 आ रही है, I2 आ रही है और I3 आ रही है, आने वाली समस्त धाराओं का योग, और इसी बिंदु से जाने वाली कौन सी धारा जा रही है, एक I4 जा रही है और I5 जा रही है। आने वाली समस्त धाराओं का योग और जाने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, समस्त धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। इसीलिए इसको एक टाइम ऐसा कहा जाता है क्या कि आने वाली समस्त धाराओं का तथा जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। ये भी कहा जाता है। कैसे, अगर देखा जाए इस I4 को बराबर करके इस पार ले आएंगे, I5 को बराबर करके इस पार कर ले आएंगे, तो देखो क्या हो जाएगा आपका I1 + I2 + I3। अब माइनस हो जाएगा ना, ये I4 माइनस हो गया, फिर माइनस का I5 हो जाएगा। क्यों, पहले बराबर के उस पार था, फिर बराबर के इस पर आ चुका है। ठीक है ना, बात ये थी। तो इसका एक ऐसे भी नियम कहा जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है कि किसी भी बिंदु या किसी भी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली, ये आने वाली धाराएं हैं और ये जाने वाली धाराएं हैं, इनका बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। बीजगणितीय योग कहने का मतलब क्या है
कि इनको निशान के साथ जो आ रही हैं उनको प्लस में लिखते हैं, जो जा रही हैं उनको माइनस में लिखते हैं। बस उनका अगर बीजगणितीय योग किया जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 0 आ जाएगा। उनका बीजगणितीय योग कितना होता है 0 होता है। ये आपका था पहला नियम, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कठिन है, छोटा सा नियम है क्या कि किसी भी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का योग तथा बिंदु से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का योग कैसा होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, यह नियम जो होता है आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। कैसे आधारित होता है, मतलब आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, मतलब आवेश क्या होते हैं खत्म नहीं होते हैं। बस इतनी सी बात थी, ठीक है ना। तो आपका पहले नियम से क्लियर हो जाता है। इसके बाद आता है आपका दूसरा नियम आता है, वो भी बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखते हैं क्या दूसरा नियम। दूसरा नियम होता है, इसे लूप का नियम भी कहते हैं। अब लूप का अगर शब्द यहाँ पर आए तो लूप का मतलब क्या होता है, लूप मतलब होता है क्या, एक जगह पर बंद हो, मतलब जहाँ से अगर चलो वहीं पर फिर से एक जगह पर वापस आ जाओ, इसे कहते हैं लूप। नहीं, यहाँ से अगर हम चल रहे हैं तो इसी जगह पर क्या आ जाए, वापस आ जाए लौट कर, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। जैसे कि हम किसी जगह पे खड़े हों और चलना शुरू करें, चलना शुरू होने के बाद कहीं भी जाके घूम के उसी जगह पे वापस आ जाएं, ये होता है लूप, ठीक है ना। लूप का नियम देखो, कहने का मतलब क्या है, लूप का नियम अब होता क्या है, ठीक है। इसको साफ करूँ, एक लाइन से यानी कि एक लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये आपका लूप का नियम और दूसरा नियम होता क्या है। कह रहा है क्या, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास कोई एक ऐसा वैद्युत परिपथ होगा जो क्या होगा, पूरी तरह से बंद होगा, लूप में होगा। जैसे यहाँ पे एक परिपथ दिख रहा है, ये क्या है, पूरी तरह से यहाँ से गया यानी कि पूरी तरह से परिपथ एक बंद हुआ है, ठीक है ना। किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास, इस बंद पास में के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं, किसका, धाराओं, यानी कि यहाँ पर देखो कौन कौन सी धाराएं हैं। देखो यहाँ पर एक E1 है और E2 है। इस E1 और E2 का मतलब क्या है, मतलब क्या है इनका, एक ये तुम्हारा वैद्युत वाहक बल है और ये तुम्हारा वैद्युत वाहक बल है। क्या है, वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल को हम लोग इसे प्रदर्शित करते थे ना, याद होगा। तो यहाँ पर वैद्युत वाहक बल लगा, यहाँ पर वैद्युत वाहक बल लगा, यहाँ पर 2 लगे हैं ना। तो कह सकते हैं एक प्रकार से तुम्हारी क्या है, बैटरी या फिर विभवांतर ही लगे हुए हैं, बैटरी या फिर विभवांतर ही लगे हुए हैं ना। उसके बाद विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं, यहाँ पर देखो ये जो एक बैटरी लगी हुई है, इससे तुम्हारी एक करंट निकलेगी, उसे बोलते हैं क्या, I1। उसके बाद अब यानी कि प्रवाहित धाराओं, ये जो बैटरी E1 लगी हुई है, यहाँ जो वैद्युत वाहक बल तुम्हारा है, इससे विद्युत तुम्हारी धारा निकल रही कौन है, I1 है। जहाँ दूसरी बैटरी यानी कि विद्युत वाहक बल लगा है E2, यहाँ से कौन सी धारा निकलेगी, I2 निकलेगी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर विद्युत वाहक बल है उनसे कोई ना कोई धारा निकल रही है अलग अलग, ठीक है। तो प्रवाहित धाराओं यानी कि जो धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, किनके जो यहाँ पर धाराएं प्रवाहित हो रही हैं और उनके संगत प्रतिरोध, जैसे कि ये धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका संगत प्रतिरोध कौन होगा, तुम्हारा R1 होगा। और इसका संगत यानी I2, इसका संगत प्रतिरोध कौन होगा, तुम्हारा R2 होगा, ठीक है। और इसका संगत प्रतिरोध कौन सा होगा, ये तुम्हारा ये R3 वाला होगा, ठीक है। तो प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों, अब यहीं पर रुक जाओ थोड़ा सा, कहाँ से, गुणनफलों के, गुणनफलों मतलब क्या है, गुणनफलों मतलब क्या, गुणा सीधा सीधा किसका, इस I1, इस R1, इस I2, इस R2 का गुणनफलों का मतलब क्या, कि धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल, यानी कह सकते हैं क्या, धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल, यानी कि I × R, ठीक है। गुणनफलों के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग को जो साइन होता है आपका ये होता है ऐसा वाला, ये होता है क्या, बीजगणितीय योग। अब बीजगणितीय योग कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, पहली बात धारा का और उसके संगत प्रतिरोध का, धारा का उसके संगत प्रतिरोध का, धारा और उनके संगत प्रतिरोधों को क्या करेंगे, उनका बीजगणितीय योग करेंगे, ठीक है, बीजगणितीय योग करेंगे। तो यहाँ तक कहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, गुणनफलों के बीजगणितीय योग तक आ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक कहने का मतलब क्या था कि विभिन्न खंडों में, एक खंड ये वाला मान लेते हैं, एक खंड अगर ये वाला मान लेते तो यहाँ पर यहाँ से धारा निकलेगी I1, यहाँ से धारा निकलेगी I2, विभिन्न खंडों में निकलने वाली धाराएं होंगी और उनके संगत प्रतिरोध होंगे, उनका करेंगे गुणनफल करने के बाद उनका क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ चुके ना हम लोग। उसके बाद अब आगे देखें, उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बल, ये जो पास है इसमें कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बल कौन सा है, एक E1 है और E2 है ना, E1 है और E2 है। उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बल, यानी कि जो यहाँ पर वैद्युत वाहक बल जितने हैं उनका क्या करना है, बीजगणितीय योग करना है। क्या करना है, बीजगणितीय योग करना है। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी तुम्हारे वैद्युत वाहक बल हैं उनका क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। अगर कहा जाए कि सर यहाँ पर E1 और E2 लिखा तो उनका योग नहीं किया गया, योग कर दिया बच्चा, यहाँ लिखा क्या, सिग्मा, यानी कि साइन बना है, इस साइन का मतलब ही क्या होता है, बीजगणितीय योग, यानी कि इसका योग किया कर दिया गया है, ठीक है, योग हो चुका है। यहाँ पर इनका कैसा योग हुआ, लेकिन बीजगणितीय योग हो चुका है। क्या चीज़ दिखाया गया आगे, उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बल यानी कि E1 और E2 का बीजगणितीय योग, क्या करना है, बीजगणितीय योग हमने यहाँ देखो कर दिया है। और
क्या होते हैं, योग के बराबर होते हैं, योग के बराबर होते हैं। बराबर शब्द जो है यहाँ पर कौन कौन के लिए आया है, किसके इसके लिए आया है, एक इसके लिए और इन दोनों के लिए, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, तो सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। कहने का मतलब क्या था कि कोई एक बंद पास हो, बंद पास में जो निकलने वाली जो बहुत सारी धाराएं होती हैं, बहुत सारी धाराएं और उनके संगत प्रतिरोध का क्या करो, उनका गुणनफल करो, गुणनफल करने का क्या करो, बीजगणितीय योग करो, बीजगणितीय योग करो। बीजगणितीय योग जब करोगे तो एक सिस्टम रख लो तुम, उसके बाद उस पास में जो कार्य करने वाला वैद्युतवाहक बल होगा, उन वैद्युतवाहक बलों का क्या करो, बीजगणितीय योग करो। बीजगणितीय योग करोगे तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। बस इतना सा था आपका कौन सा, किरचॉफ का दूसरा नियम या फिर लूप का नियम इसे कहते हैं। कैसे, लूप का नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। और यह जो नियम होता है, यह जो नियम होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। कौन से, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। कहाँ पर, ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अब अगर इसमें अगर देखा जाए, हम अगर आपसे पूछें कि इसका अगर किसी भी एक बंद पास के अंदर जो तुम्हारा विभवांतर होगा, विभवांतर कितना होगा, विभवांतर, विभवांतर के बीजगणितीय योग। देखो विभवांतर के बीजगणितीय योग करके हैं हम, तो देखो विभवांतर मतलब क्या होता है, विभव में अंतर, विभव में अंतर, यानी कि किसी एक जगह का विभवांतर, किसी एक जगह का विभव और दूसरी जगह का विभवांतर में क्या होता है, अंतर होता है। यानी कि पहली दूसरी जगह का और पहली जगह का विभव में क्या अंतर, दूसरी जगह का विभव और पहली जगह का विभव, दोनों के बीच जो अंतर होगा उसे क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आवेश क्या हो रहा है, एक जगह से चलेगा, चलने के बाद दूसरी जगह फिर से उसी जगह पे आकर वापस लौट आएगा। तो यहाँ पर आवेश क्या हुआ, किसी दूसरी जगह पर नहीं जा रहा है, एक जगह पे आवेश, यानी कि अगर एक जगह से आवेश अगर चला है, चलने के बाद क्या होगा, घूम फिर के फिर उसी पर आ जाएगा। लूप का नियम है ना, तो आवेश जहाँ से चलेगा, चलने के बाद फिर से थोड़ी देर बाद वहीं पर घूम के आ जाएगा। जब आ जाएगा तो फिर क्या होगा, विभवांतर, वहाँ पर विभवांतर कितना होगा, विभवांतर बड़े आराम से पता चल जाता है, क्या जीरो हो जाएगा विभवांतर, क्योंकि आवेश क्या हुआ, एक जगह से चला उसी जगह फिर से वापस आ रहा है, एक जगह से चला फिर से उसी जगह पे वापस आ रहा है। तो विभवांतर क्या हुआ कि उसमें विभव में कोई अंतर नहीं आ रहा है, इसलिए विभवांतर यहाँ पर कितना होता है, शून्य होता है। विभवांतर कितना होता है, शून्य होता है, यानी कि सिग्मा वी इक्वल टू कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। सिग्मा वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि किसी बंद पास में जो तुम्हारा विभवांतर होता है कितना होता है, शून्य होता है, इसे ध्यान रखना। ओके, तो ये आपका हमने पहला नियम भी कंप्लीट कर लिया है। ये क्या होता है, आपको दूसरा नियम, ये पूरी तरह से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, बस इतना लिख दो, बस बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। और इसमें अगर कोई भी समस्या होती है, कहीं पे समझ में नहीं आता है, तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर हम जरूर देंगे। इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद।